साथियों, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन और डबल सर्किट हार्ट के बारे में बात किया था, सिंगल सर्कुलेशन मछलियों में और सिंगल सर्किट हार्ट की बात किया था। हम लोगों ने यह भी देखा था कि किस तरह से मैमल्स और बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है और एम्फीबियन रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, इसलिए वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था। हार्ट के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग देखेंगे कि हार्ट हमारा नाजुक है कि मजबूत है। तमाम कवियों के अनुसार हार्ट काफी नाजुक है, लेकिन क्या वाकई में नाजुक है या बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इस लेक्चर के अंत तक आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। देखिए, जनरली अगर हार्ट की हम बात करें तो देखेंगे हार्ट हमारा क्या है, ये 250 करोड़ बार धड़कता है। अगर एक 70 इयर्स के पर्सन को अगर आप ले लें तो इसका हृदय 250 करोड़ बार इसमें संकुचन होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली है ये। इतना ही नहीं, 15 करोड़ 50 लाख लीटर ब्लड ये हमारा हार्ट एक 70 वर्ष के आदमी के अंदर सर्कुलेट कर देता है। 15 करोड़ 50 लाख। अगर आप जनरल रेशियो निकालें तो 7000 पर डे, 7000 लीटर पर डे के हिसाब से हमारा हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट कितना पावरफुल है। अगर इसमें पावर ना होती तो इतना काम ये नहीं कर पाता। अब हम आइए देखते हैं कि हमारे हार्ट की ओरिजिन क्या है और हमारा हार्ट क्या है। हार्ट दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब इनके हार्ट का जो रेगुलेशन होगा वो न्यूरॉन के थ्रू होगा। जैसे कॉकरोच या लोअर एनिमल में आप देखेंगे उनके जो हार्ट का सिस्टोल या डायस्टोल या कंट्रोल जो भी होता है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। इसीलिए इस प्रकार के हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। लेकिन हम लोगों का जो हार्ट है, जो मैमल्स का है, जो बर्ड्स का है, ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या है? ये इस हार्ट के अंदर किसी नर्व से संचालन नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये इसके अंदर ऐसे जो नोड होती है, यानी हार्ट की मसल स्वयं इसमें इतनी पावर होती है कि वो हार्ट का संचालन करते रहते हैं। अगर आप हार्ट को निकाल दें बॉडी से तब भी वो धड़कता रहता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये हमारा हार्ट जो है इसकी ओरिजिन कैसे होती है। ओरिजिन ऑफ हार्ट, ओरिजिन जब आप देखेंगे इसकी ओरिजिन जो है मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मल हार्ट की हमारी ओरिजिन मीजोडर्मल है, पहली बात। अब हम देखेंगे हार्ट का वेट क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है। अगर हम शेप देखें तो शेप की जब हम बात करेंगे तो जैसे एक हम बंद मुट्ठी कर लें तो हमारी बंद मुट्ठी इतना शेप इसका होता है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, इसके ब्रीथ की बात करें और इसके ब्रीथ थिकनेस की बात करें तो आप देखेंगे जनरली इसका लेंथ जो है 12 से लेकर के 13 सेंटीमीटर होता है, ब्रीथ जो है 9 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है 6 सेंटीमीटर। ये हमारी है शेप। अब देखें इसकी साइज को देखेंगे तो ये साइज हमने देखा, शेप देखें। साइज की जहाँ तक बात करेंगे तो अभी हम लोग देखा कि बंद मुट्ठी की साइज का होता है और इसमें आप देखेंगे कि ऊपर जो है ये जो बेस वाला पोर्शन होता है, ये हमारा हार्ट जो है ये बेस का जो पोर्शन होगा ये ब्रॉड होता है, यानी चौड़ा होता है, ये ब्रॉड होता है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है जिसको हम एपेक्स कहते हैं, ये हमारा एपेक्स वाला पोर्शन है, यह शंकु आकार होता है, शंख के आकार का होता है, ये हॉलो स्ट्रक्चर है। इस तरह से बेस की तरफ जो है जो ऊपर वाला होगा ये चौड़ा होगा और एपेक्स हमारा जो है पतला होगा। तो ये हमारी रही ओरिजिन, शेप रहा, साइज रहा। अब हम इसके कलर को देखते हैं।
कलर तो आप जानते ही हो, अक्सर लोग क्या करते हैं, दिल की बात जब करते हैं तो गुलाब का फूल देते हैं, तो ये पिंकिश होता है। इसका कलर देखेंगे, कलर इसका पिंकिश होता है, गुलाबी होता है, कलर पिंकिश है। अब हम आइए वेट देखते हैं, वेट कितना होता है। तो वेट आप देखेंगे तो मेल के केस में और फीमेल के केस में थोड़ा सा वैरी करता है। अगर यह मेल है तो इसके केस में 310 से लेकर के 310 होता है, और फीमेल के केस में आप देखेंगे तो 255 ग्राम यह वेट होता है। तो मेल में थोड़ा सा बड़ा हार्ट है और फीमेल में थोड़ा इसकी हार्ट की साइज कम है। तो ये हमारा शेप हो गया, साइज हो गया, ओरिजिन हो गया और इसका वेट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लोकेशन की, कि ये लोकेट कहाँ होता है। लोकेशन, ये हमारा हार्ट स्थित कहाँ होता है। तो जनरली देखिए, जो हमारा फेफड़ा है, जो राइट लंग, इसे हमारी ट्रेकिया है, और आप जानते हो कि इससे 2 फेफड़े हमारे अटैच होते हैं। तो इन फेफड़ों में आप देखेंगे कि बाएं साइड की तरफ थोड़ा सा एक नाच होता है। जो बायां साइड का हमारा फेफड़ा है, इसमें एक नाच होता है। ये हमारा हार्ट जो है, ये जो हमारा डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम के ऊपर यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये हमारा हार्ट है। ये थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग की ओर झुका होता है, डायाफ्राम के ऊपर होता है ये। इस तरह से हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा तिरछा होता है, और 2/3, 2/3 हिस्सा या 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट लोकेटेड टुवर्ड द लेफ्ट लंग। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे समझ से, और ये है क्या, एक चेस्ट है, ये जो हमारी छाती है, हमारी चेस्ट के जो हार्ट की स्थिति है, इसको हम कहेंगे मतलब छाती के बीचों बीच, यानी मीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम में स्थित होता है हमारे जो चेस्ट कैविटी है। इस चेस्ट कैविटी के अंदर हमारा हार्ट डायफ्राम के ऊपर लेटा हुआ, ये जो लेफ्ट लंग है उसमें जो एक नाच है, एक जो गहरा सा तो हल्का सा जो गड्ढा टाइप है, इसमें हमारा हार्ट स्थित होता है। तो ये बात हम समझ गए कि इसकी लोकेशन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के लेयर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे समझ से इसकी शेप, साइज, ओरिजिन, लोकेशन, ये बात आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे हार्ट की दीवार कितनी होती है। देखिए, हमारा हार्ट जो है 2 मेम्ब्रेन का बना होता है। इसमें 2 दीवारें होती हैं, उन जैसे एक थैला होता है, उस पर 2 लेयर लगी हो, उस 2 लेयर रूपी थैले में हमारा हार्ट जो है स्थिर रहता है। आप जैसे देखें, अब ये नाम क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, सपोज कर लीजिए, अब इसकी 2 दीवारें हैं। अब ये जो 2 मेम्ब्रेन है, एक हमारा है फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, हार्ट की मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारा हार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना है, तो इसलिए प्रकृति ने जो है इसको बहुत ही प्रोटेक्शन दिया है। आइए हम देखते हैं इस प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं। तो हार्ट के मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और ये पेरिकार्डियम 2 लेयर की बनी हुई है। पहला हमारा है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो देखिए, ये आउटर लेयर जो है ये हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम की है। ये जो आउटर लेयर हम देख रहे हैं ये फाइब्रस पेरिकार्डियम की है। फाइब्रस का मतलब आप देख ही रहे हैं कि ये निश्चित रूप से जो है कठोर, मजबूत होगी, फाइब्रस जैसी होगी ये। और इनर जो होती है वो सीरस पेरिकार्डियम, ये हमारा हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये हमारी हो गई सीरस पेरिकार्डियम। ये 2 लेयर हमारे हार्ट की हैं, इसके अंदर हमारा हार्ट जो है पड़ा हुआ है। अब देखिए आगे चल करके होता क्या है, ये जो
फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसमें भी ये सिंपल स्क्वैमस टिश्यू यहाँ लग जाते हैं, और ये सिंपल स्क्वैमस टिश्यू लगने के कारण आप देखें इसी तरह से ये जो सेरस पेरिकार्डियम है यहाँ पे भी स्क्वैमस टिश्यू लग जाते हैं, और ये हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन करते हैं। और इनके बीच में आप देखेंगे एक फ्लूइड भर जाता है, द्रव भर जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि यह हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कहता है। तो हम सीरस पेरिकार्डियम को थोड़ा सा और देखते हैं। यह सीरस पेरिकार्डियम 3 पार्ट में एक तरह से बढ़ जाती है। सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, इसको आप देखेंगे यह आउटर होगी, आउटर या एपिकार्डियम, मिडिल होगी, मिडल जिसे हम मायोकार्डियम, और इनर हमारी होगी इंडोकार्डियम कहते हैं, इंडोकार्डियम। तो इस तरह से हमारा पेरिकार्डियम की जो दीवार है वो इंडोपेरिकार्डियम अंदर की ओर, बीच में मायोकार्डियम, इसीलिए इसको मायोजेनिक हार्ट भी कहा गया है। और ये हमारा है आउटर एपी, जो आउटर है वो हमारा है एपिकार्डियम। अब हम देखते हैं मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट की हम लोगों ने बात की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा हार्ट इतना स्पेशल है, तो ये मायोजेनिक हार्ट है, तो ये बनता कैसे है। देखिए इसकी जो मसल्स होती हैं हमारे हार्ट की, वो स्पेशल मसल होती हैं। मसल अगर थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता चलो। यहाँ मसल्स जो हमारी होती हैं मुख्य रूप से आप जानते हो कि स्ट्राइटेट मसल, या इसी को हम वॉलुंट्री मसल, या इसी को हम कहते हैं ऐच्छिक पेशीय। दूसरा हमारा है स्मूथ, स्मूथ मसल, इसी को हम कहते हैं नॉन स्ट्राइटेड, या आप इसको कहें कि अनैच्छिक। और तीसरी हमारी होगी कार्डियक मसल। तो ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्ट्राइटेड मसल में आप पढ़े होंगे कि इसको हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, या स्केलेटल मसल भी इसको कहते हैं। इसको मसल वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल, तो देखिए स्केलेटल मसल में क्या है, ये हमारी हड्डियों से ये मसल जुड़ी हुई हैं। इसी के कारण अपनी हड्डियों को आसानी से इधर से उधर जब कर रहे हैं तो हमारी मसल्स भी मूव कर रही हैं। तो इस प्रकार के मसल को हम ऐच्छिक मसल कहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार इसको हम हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। दूसरी जो हमारी मसल है वो स्मूथ मसल है, वो अनैच्छिक है। जैसे हमारे विसरल जो आर्गन है जो अंदर की तरफ है उनको विसरल आर्गन कहते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन है उसमें पेरिस्टाल्टिस होती है, तो हमारा क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन अंदर की ओर नीचे की ओर चलता चला जाता है। तो ये स्टमक की दीवारें, तो ये हमारी इच्छा में नहीं है, तो ये स्मूथ होती हैं, ये स्ट्राइटेड नहीं होती हैं। अगली हमारी मसल है, यही तो हमारी स्पेशल मसल है जो हार्ट को बनाती हैं, इसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। कार्डियक मसल के अंदर ऐसी विशेषता है कि अगर आप देखें स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली जो है ये स्ट्राइटेड मसल जैसी होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के बुनियाद पे स्ट्रक्चरली ये इस तरह की दिखेंगी। लेकिन अगर फंक्शनल की बात करेंगे तो फंक्शनली जो है स्मूथ मसल जैसे ये दिखती हैं। तो हमारे समझ से आप समझ गए कि हमारा हार्ट की ओरिजिन क्या है, इसका शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, इसकी कलर क्या है, और किस तरह से हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक हार्ट है। और हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन की बात इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। अब हम लोग थोड़ी सी बातें अब हार्ट के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। एक्सटर्नल में आप जान रहे हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मोटी मोटी बातें अगर हम ध्यान से थोड़ा सा देखें, ठीक यहाँ मैं ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक जनरल सा स्ट्रक्चर है हार्ट का, इसको देखते हैं हम। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इधर टिल्टेड है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा राइट
आरिकल है, यानी दायां आलिंद है। ये हमारा लेफ्ट आरिकल है, बायां आलिंद जिसको हम कहेंगे, बायां आलिंद। और आलिंद के लिए मैंने आपको बताया था कि आलिंद ऐसा चैम्बर है, आलिंद से आना यानी आलिंगन होना, यानी इसमें ब्लड जो है आता है, इसके अंदर ब्लड आता है। तो ये हमारा दायां आलिंद हो गया और ये हमारा बायां आलिंद हो गया। और नीचे जो हमारे हो गए ये हो गए वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल में हमने आपको बताया था, वेंट्रिकल ये नीले होता है, यानी नीले से निकलना हमने बताया था। ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अब हम लोग कुछ बातें इसके लिए करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। और हम सबसे पहले आरिकल की बात करेंगे। आरिकल में आप देखोगे कि ये जो वेंट्रिकल की दीवार होती है ये थोड़ी सी स्मूथ नहीं होती, बल्कि ये फोल्डेड होती है। इसे ध्यान से देखिए, ये फोल्डेड होती है, इस तरह से इसमें फोल्ड बने होते हैं। अब ये क्या है, ये फोल्डेड जो चीज़ें दिख रही हैं इसको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। और ये कॉल्यूमिनर मसल है, कॉल्यूमिनर जो छोटी हैं इनको हम कॉल्यूमिनर मसल्स कहते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये पैपिलरी मसल से जो तो समझिए इसका पापा है, यहाँ पे एक धागे जैसी संरचनाएं कार्ड जैसी निकली रहती हैं, जिसे हम इसमें भी निकली रहती हैं, जिसे हम कॉर्डे टेंडेने कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को कॉर्डे टेंडेने तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर हुआ। इसके अंदर जो फोल्ड हैं, जो बड़े फोल्ड हैं, इसको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। और इससे छोटी छोटी जो लगी हुई हैं इसको हम कॉल्यूमिनर मसल कहते हैं। और इन्हीं कॉल्यूमिनर मसल से या पैपिलरी मसल से जो है ये जुड़ी रहती हैं। तो कार्ड का मतलब होता है कार्ड, धागा, थ्रेड। तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये यहाँ से जो है जुड़ी रहती हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये किससे जुड़ी हुई हैं और क्यों जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलो, ये हमारा जो बायां है इसमें वाल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम वाल की बात करते हैं, तो हम इस वाल को देखेंगे और इस वाल को देखेंगे। अब आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो हमारा राइट आरिकल है और लेफ्ट आरिकल है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एक सेप्टा बना हुआ है। तो इसको हम इंटर आरिकल है, चूंकि इंटर आरिक्यूलर सेप्टा कहते हैं, इसका नाम है इंटर आरिक्यूलर सेप्टा। तो इस इंटर आरिक्यूलर सेप्टा के माध्यम से, जिसे हम देख रहे हैं कि दायां आलिंद और बायां आलिंद यह इंटर आरिक्यूलर सेप्टा के माध्यम से अलग हो गया है। और इस अलग हो जाने के कारण एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और संरचना पाई जाती है। इन्हीं दोनों के अलगाव में आप देखेंगे राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में यहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। इस गड्ढे का नाम क्या है, इसको देखें, इसको फोसा ओवैलिस फोसा ओवैलिस कहते हैं। अब ये बना कैसे है, फोरामेन फोसा ओवैलिस। अब ये है क्या, फोरामेन फोसा ओवैलिस या फोसा ओवैलिस, ये है क्या? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। देखिए होता क्या है, शुरुआती दौर में जब बच्चा जो है एम्ब्रियो रहता है, भ्रूणावस्था में रहता है, तो आप जानते हैं कि उसका लंग जो है काफ़ी फंक्शनल नहीं होता है। उस स्थिति में क्या होता है, हम जान रहे हैं कि इस जो दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है, अभी हम लोग देखेंगे कि किसके माध्यम से आता है। दाएं आलिंद के अंदर अशुद्ध रुधिर आता है और ये अशुद्ध रुधिर जो है आप जान रहे हैं कि ये पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से आगे चल करके लंग को जाता है। और ये आयोटा एक लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यहाँ सेल का भी हम लोग देखेंगे, इसको दो पार्ट में बढ़ती है और एक लेफ्ट लंग को जाती है, एक राइट लंग को जाती है। और ब्लड जो है वहां पे प्यूरिफिकेशन के बाद पुनः जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करता है। ये जनरल सा स्ट्रक्चर है, जिसके कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में उनकी मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा एम्ब्रियो अवस्था में स्टेज में होता है, उस स्थिति में क्या होता है
कि ये जो फोरामेन फोसा ओवैलिस है, ये एक संरचना होती है जिसके कारण यह ब्लड जो है डायरेक्ट, क्योंकि लंग हमारा बूढ़ावस्था में फंक्शनल नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट जो है ये ब्लड सीधे लंग को ना जा करके यह राइट आरिकल से लेफ्ट आरिकल के अंदर प्रवेश करता है, जिससे जो है ये ब्लड की एक तरह से यूं कहें कि डीऑक्सीजनेटर ऑक्सीजनेशन की बात नहीं होती है, मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है तो बढ़ने के स्टेज में क्या होता है, यही फोरामेन फोसा ओवैलिस जो है धीरे धीरे उसकी संरचना गायब होने लगती है और एक गड्ढा सा बच जाता है और ये पैक हो जाता है। जैसे ही हमारा बूढ़ावस्था के बाद ये हार्ट फंक्शनल होता है तो अब ये पल्मोनरी आयोटा के माध्यम से अब ये ब्लड जो है लंग को जाने लगता है और ये पैक हो जाता है, लेकिन इसका एक अवशेष बचा रह जाता है, गड्ढा सा बचा रह जाता है, जिसे हम फोसा ओवैलिस के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको दिल का छेद भी कहा जाता है। कई बच्चों में आप देखेंगे कि यह दिल का छेद हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर जो है ये ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है राइट आरिकल का, वो सीधे लंग में न जाकर के मिक्सिंग होने लगती है लेफ्ट आरिकल के अंदर उस ब्लड की, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और मिक्स ब्लड जो है उस बच्चे के बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसके कारण उस बच्चे को प्रॉब्लम आती है और उसे बीमारी हो जाती है, जिसे दिल की बीमारी हम ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर क्रिएट होती है। तो हमारे समझ से ये फोसा ओवैलिस क्या है और फोरामेन फोसा ओवैलिस क्या है, इस बात को आप समझ गए। ये आप समझ गए कि ये हमारा राइट आरिकल है और ये हमारा लेफ्ट आरिकल है, और हमने बात की कि लेफ्ट आरिकल और राइट आरिकल एक सेप्टा इसमें डेवलप हो जाता है, जिसे हम इंटर आरिकुलर सेप्टा के नाम से जानते हैं। तो ये किसमें पाया जा रहा है, लेफ्ट आरिकल बिटवीन लेफ्ट आरिकल एंड राइट आरिकल, ये इंटर आरिकुलर सेप्टा पाया जाता है। और फोरामेन ओवैलिस की बात हमने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लेकर के आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में अभी मैंने आपको बताया कि ये फोल्डेड होती हैं, तो जो बड़ी फोल्ड होती हैं इसको हम लोग पैपिलरी मसल्स कहते हैं, और इसमें जो छोटी फोल्ड्स होती हैं इसको हम कॉलमनर मसल कहते हैं। और ये पैपिलरी मसल जो है ये अभी हम लोग देखेंगे इस वाल्व से अटैच होती हैं। ये जो मसल एक धागे से रचनाएं होती हैं इसको हम कॉर्डेट टेंडने कहते हैं। ये कॉर्डेट टेंडने दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो फोसा ओवैलिस क्या है, फोरामेन ओवैलिस क्या है, कॉर्डेट टेंडने क्या है, दायां अलिंद क्या है, बायां अलिंद क्या है, ये बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये हम वेंट्रिकल की बात करते हैं, ये वेंट्रिकल में भी एक सेप्टा होता है। इस सेप्टा के कारण जो है ये वेंट्रिकल भी हमारा अलग हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे इंटर, इसे इसको हमने कहा था इंटर आलिकुलर सेप्टा, इसी तरह से इनको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टा। तो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टा के माध्यम से हमारे वेंट्रिकल अलग हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगली संरचना में कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का आना होता है। आइए देखते हैं, हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर आ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उसमें हेल्प कर रही हैं, कैसे हमारा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है और कैसे जो है वो जा रहा है, कौन कौन सी संरचनाएं उसमें रोल प्ले कर रही हैं। सबसे पहले हम आर्टरी की बात करेंगे, जनरली हम वेन की बात करेंगे, फिर आर्टरी की बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम वेन को ही देखते हैं। अब देखिए, जैसे एक जनरल सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, सा स्ट्रक्चर है हार्ट का। अभी मैंने आपको बताया कि टिल्टेड होता है 2/3 पोर्शन। अब हमारा ये क्या है, राइट हमारा आरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारा लेफ्ट आरिकल है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे बॉडी के हमारे जो हार्ट है इसमें ब्लड कहाँ कहाँ से आता है और कैसे आता है। इसके पहले मैंने बताया भी था कि जो आलिंद होता है, आलिंद आ से आना, यानी आलिंद में आरिकल उसको याद करेंगे, आलिंगन होना, और ये हमको इसको रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, और इसको हम क्या हमने बताया था, नीले से निकलना यानी बाहर निकलो, यानी ये हमारा पंपिंग चैम्बर है, या इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में किया है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्लड कहाँ कहाँ से हमारे हार्ट के अंदर आता है। इसके पहले हमने 2 तरह के सिस्टम की बात किया था, डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात किया था हमने, और सिस्टमिक सर्कुलेशन।
ये दो तरह के सर्कुलेशन की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। आइए सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लड आ रहा है। देखिए, जहां तक पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात है तो हम लोग जानते हैं कि पल्मोनरी हार्ट लंग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले होता क्या है, ये ब्लड हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये एक वेन है जिसे हम पल्मोनरी, ये अभी देखेंगे हम, यहां से ब्लड निकल रहा है। सबसे पहले हमारे जो पूरे बॉडी से ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, आप जान रहे हैं कि वेन के थ्रू होता है। इसमें सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, यानी या पोस्टीरियर वेना केवा के माध्यम से ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लाया जाता है। तो जब पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीओबी है। ये बात तो आप क्लियर है। अब देखिए, इस हार्ट के जो आरिकल है, जो दायां चैम्बर है आरिकल का, दाएं वाले पोर्शन में इस सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से इसके अंदर ब्लड आता है। ये कैसा ब्लड होता है भाई? डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से, अभी हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह कपाट पाए जाते हैं। जब इस वेंट्रिकल के अंदर आता है तो इस वेंट्रिकल से एक धमनी निकलती है जिसे हम फुसफुसीय धमनी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी धमनियां होती हैं उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन ये फुसफुसीय धमनी, क्योंकि फुसफुस को जा रही है, फुसफुस जो है यानी लंग्स के रिलेटेड है, इसीलिए इसको फुसफुस या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। यहां से जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड जो है, आप देख रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फुसफुसी धमनी के माध्यम से ये लंग को जाता है। ये आगे चल करके दो पार्ट में बढ़ जाता है, यानी लेफ्ट लंग को लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। तो लेफ्ट और राइट लंग में या फुसफुसी धमनी के माध्यम से ब्लड जो है चला जाता है, और उस फुसफुसी धमनी के अंदर जब जाता है तो हमारे लंग के अंदर ऑक्सीजनेशन होता है और वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये धमनी की बात मैंने की कि ये फुसफुसी धमनी है, इसके माध्यम से यह लंग को चला गया। अब वो लंग से क्या होता है भाई, अब ये ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाता है तो फिर ये अब आता है ब्लड, ये देखिएगा, ये धमनी थी, अब वेन्स होती हैं, ये इस वेन्स के माध्यम से इस राइट करें लेफ्ट आरिकल के अंदर ये ब्लड आ जाता है जो कि प्योर होता है। तो आप चूंकि देख रहे हैं कि लंग से यानी वेंट्रिकल से यानी हार्ट से लंग को जाना और लंग से हार्ट को पुनः जाना, तो इस तरह के पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और उसी तरह से अभी हम लोग बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन में पढ़ चुके हैं कि यहां से एओर्टा निकलेगी और वो लेकर के जाएगी ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में और वहां से ब्लड का सर्कुलेशन करेगी। तो आप समझ गए कि पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, और पल्मोनरी शिरा, प्राय शिराओं में जो है अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी शिरा आप देख रहे हैं कि लंग से आ रही है इसके अंदर, इसीलिए इसमें शुद्ध रुधिर बहेगा। तो अब हम लोग बात कर लें मोटी मोटी, सबसे पहले हम शिराओं की बात करें कि कौन कौन सी शिराएं इसके अंदर आ रही हैं, तो कहां कहां से ब्लड पहले आ रहा है, पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर उसके बाद से देखेंगे कि कैसे कैसे ब्लड हमारे बॉडी के मतलब हार्ट से बाहर जा रहा है। सबसे पहले हम आने की बात करेंगे, फिर हम जाने की बात करेंगे। देखें कहां कहां से ब्लड आ रहा है। पहली बात हमने ये देखा कि सुपीरियर वेना केवा जो हमारी है, जो हमारे सिर से इधर से ब्लड को लेके आ रही है, वो क्या कर रही है, वेन की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं भाई, वेन की बात करते हैं। तो ब्लड हमारा कैसे आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से ब्लड जो है, आप देख रहे हैं जो वेन की बात मैं कर रहा हूं वो यहां पे आ रहा है, यानी राइट आरिकल में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। पहली बात, यानी हमने क्या देखा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दो से ब्लड आया। फिर एक बात और देखें, और कहां से ब्लड आ रहा है, आप देखें ब्लड जो है एक और वेन लेके आ रही है यहां पे, ये देख रहे हैं कि पल्मोनरी, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से भी ब्लड इसके अंदर आ रहा है। तो इधर शुद्ध धमनी थी और जब वो लेके आई है तो वेन है, तो पल्मोनरी वेन से भी आ रहा है।
एक बात और ध्यान दीजिए, ब्लड का आना कैसे इस चैम्बर में हो रहा है। ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट की दीवारें भी जो है ऑक्सीजन का तो कंजम्पशन करती हैं, तो कंजम्पशन करने के बाद इसमें डीऑक्सीजनेशन होता है, तो ये भी DOB हो जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से भी इसके अंदर हम लोग कोरोनरी वेन जो होती है उसके माध्यम से भी ब्लड इसके अंदर आता है। तो ये तो हमारा रहा ब्लड का आना यानी वेन्स के थ्रू। तो हमने देखा कि ये पोस्टीरियर और एंटीरियर यानी इंफीरियर और पोस्टीरियर या सुपीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा के माध्यम से इसके अंदर ब्लड आया, और पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आया है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हम लोगों ने वेन की बात की, अब हम लोग देखेंगे आर्टरी की बात। अब देखिए आर्टरी में क्या है। जब ये ब्लड इसके अंदर आ गया है तो अब आर्टरी क्या होगा भाई। यहां से आप देख रहे हैं कि एक आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और ये आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग में एक, और ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो एक लेफ्ट को जाएगी एक राइट को जाएगी। तो ये ब्लड जो है दाएं नेला से ब्लड को, जो अशुद्ध ब्लड है DOB है, इस DOB डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पल्मोनरी आयोटा जा रही है और दो पार्ट में बढ़ जा रही है, एक राइट लंग की तरफ जा रही है और एक लेफ्ट लंग की तरफ जा रही है। तो ये तो ब्लड का जाना हुआ, आयोटा का हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि राइट जो लेफ्ट आर्टिकल है इसके अंदर पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो ब्लड आया हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इस वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो अब इसकी दीवारें जब सिकुड़ती हैं तो ये ब्लड जो है अब बाहर निकलता है। तो ये सिस्टमिक आयोटा है, ये लार्जेस्ट होती है, आप जानते हैं। और ये इसमें हम लोग देखा था कि लार्जेस्ट अगर वेन पूछता है तो ध्यान रखिएगा एक बात का, लार्जेस्ट वेन पूछता है, लार्जेस्ट वेन, तो आप क्या लिखेंगे, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। लार्जेस्ट वेन हमारी हो जाएगी इन्फीरियर वेना केवा, यानी यहां से नीचे से लेकर के ऊपर की ओर जा रही है। अब हम देखेंगे लार्जेस्ट धमनी की बात कर रहा है, लार्जेस्ट वे आर्टरी की बात अगर करता है तो यही है हमारी सिस्टमिक आयोटा, सिस्टमिक आयोटा। तो ये हमारी सिस्टमिक आयोटा है, ये लार्जेस्ट है। ये क्या करती है, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट इसके पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।